अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। PRC3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 हम लोग लेकर चल रहे थे और आज हमने सबसे पहले डिस्कशन करनी है टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। गुड्स हमें मालूम है ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी ख्वाहिशात अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं। तो उन गुड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। जिस तरीके से हम जब इलास्टिसिटी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी गुड्स की इनकम के हिसाब से, जिसको कहा था हमने कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उन गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, जबकि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो उनको हमने इंफीरियर गुड्स का नाम दिया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। और इंफीरियर गुड्स की एग्जांपल थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जैसे जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब वो यूज़ कर रहा होगा तो उसकी डिमांड उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी गाड़ी अपनी पर्सनल व्हीकल जो है वो अफोर्ड कर पाएगा। तो इस तरीके से ये एक कैटेगरी थी जिसके अकॉर्डिंगली हमने गुड्स को डिवाइड किया था और ये कैटेगरी भी आगे डिस्कस हुई भी है। जैसे कि अगर हम पहले इसी को देख लें तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम उसने गुड्स को डिफाइन किया हुआ है। तो पहले इसी को हमने क्योंकि पहले से पढ़ा हुआ है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रिवाइज करना ईजी हो जाएगा। नॉर्मल गुड्स कौन सी हैं? दोज गुड्स व्हिच डिमांड इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीजेस। इनकम जब बढ़ेगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। सच एज मिल्क, ये एक ऐसी मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिसकी जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ा देंगे। For normal goods, income elasticity is positive. Normal goods में income elasticity जो यानी कि जो हम आंसर इलास्टिसिटी का कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड के दरमियान। जैसे ही इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो एक इनमें एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, इसलिए इनके जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। मोस्ट ऑफ द गुड्स कम अंडर दिस कैटेगरी। बहुत सारी जो है ना मोस्ट ऑफ द जितनी भी गुड्स है उनमें से अक्सर गुड्स जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल कर रही होती हैं। अब उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं? उस डिमांड डिक्रीज, इनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब लोगों की इनकम बढ़ती है। एग्जाम्पल उसने दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं अपनी व्हीकल अफोर्ड कर पाऊंगा तो इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड को कम कर दूंगा। लेकिन जब मेरी इनकम कम होती है तो मैं अपनी व्हीकल अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता तो अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, जब इंसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता ब्रांड न्यू चीज़ें, तो वो क्या करते हैं सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। लेकिन जब इंसान की इनकम बढ़ जाती है, वो अफोर्ड कर पाता है ब्रांड न्यू चीज़ें, तो अब वो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाता। तो इसलिए ये इंफीरियर गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। With increase in income, people tend to move from inferior to normal. जब लोगों की इनकम बढ़ती है जो लोग इंफीरियर गुड्स से मूव कर जाते हैं किस पर? नॉर्मल गुड्स की तरफ। इस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी का आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? सेम लॉजिक है कि इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जब इनकम बढ़ेगी इनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस वजह से इनको हम ये जो आंसर होता है वो नेगेटिव होता है। Inferiority here is being discussed in the context of affordability, not in the quality of good. यहाँ पे affordability के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि ये गुड्स inferior है। क्वालिटी की बात हम नहीं कर रहे, यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती या क्वालिटी अच्छी होती है। हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों की जब इनकम बढ़ती है तो उनकी नेचुरली वो अट्रैक्ट हो जाती है सुपीरियर गुड्स की तरफ, नॉर्मल गुड्स की तरफ। तो सुपीरियर गुड्स क्या होती हैं? ये नॉर्मल से भी एक लेवल ऊपर होती हैं। सुपीरियर गुड्स आर दोस which tend to make up the large proportion of individual consumption and the income prices. जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसकी जो लार्ज प्रोपोर्शन जो होगी वो कहाँ पे कंज्यूम हो रही होगी? सुपीरियर गुड्स के तरफ। अब ये कौन सी गुड्स होती हैं? दे कैन बी टेकन एज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की एक्सट्रीम फॉर्म। A superior good will have positive income of elasticity. इनका आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इनके दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब इनकम बढ़ेगी तो ये इनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और ये नॉर्मल गुड से भी ज़्यादा प्रोपोर्शन में इनकी डिमांड बढ़ रही होगी। एंड दैट टू ग्रेटर देन वन। और इसके जो है ग्रेटर देन वन आंसर, ग्रेटर देन वन का आंसर इसमें हमें मालूम है क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है। तो हमें मालूम है जब आंसर ग्रेटर देन वन होता है इसका मतलब होता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जब इनकी जो है चेंज होगी इनकम, तो इनकी डिमांड में इनकम के मुकाबले में ज़्यादा चीज़ आ रही होगी। तो इट कैन बी आल्सो टर्म्ड एज लग्जरी गुड्स। अब इसकी एग्जांपल है लग्जरी गुड्स की। लग्जरी गुड वो होती हैं एक नॉर्मल गुड्स की एक लग्जरी गुड्स की। नॉर्मल गुड्स
कौन सी होती हैं, या नेसेसिटीज होती हैं, एक लग्जरी होती है। नेसेसिटीज क्या होती है, जो हमारी जरूरियात के पूरा करने के लिए जरूरी होती हैं, और लग्जरी गुड्स क्या होती हैं, जिस तरीके से हमने ऊपर नीड और वांट में जब हम फर्क देख रहे थे तो हमने कहा था मोटर बाइक। अब मोटर बाइक जो है, एक सवारी के लिए अगर मैं लेता हूँ एक सस्ती सी मोटर बाइक, वो मेरी नेसेसिटी हो सकती है। लेकिन लग्जरी में क्या हो जाएगा, एक बहुत ही महंगी सी मैं मोटर बाइक ले लूँ तो वो लग्जरी में आ जाती है। महंगी महंगी गाड़ियाँ हो जाती हैं, इस तरीके से जो महंगे महंगे कपड़े, ये सारी लग्जरी गुड्स में आ जाती हैं। दैट इज नॉट अबाउट बिलो अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम। लग्जरी कार की उसने एग्जांपल दिया कि बहुत महंगी सी कार है, अब वो इंसान जब भी खरीद सकता है जब उसके पास बहुत ज़्यादा इनकम है। तो इस तरीके से गुड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्मल, इंफीरियर और सुपीरियर। ये इसको अगर हम एक ऑर्डर में लेकर चलें तो सबसे पहले इंफीरियर गुड्स, उसके बाद नॉर्मल गुड्स, उसके बाद सुपीरियर गुड्स। क्योंकि सबसे जो है कम लेवल पे कौन सी गुड्स होती हैं, इंफीरियर, उसके बाद नॉर्मल, और उसके बाद नॉर्मल का भी एक्सट्रीम लेवल सुपीरियर गुड्स हो जाता है। और ये हम किसके अकॉर्डिंगली डिवीजन करें, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। उसके बाद एक और डिवीजन भी है इनकी, ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन की बेसिस के ऊपर हम पहले एक गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। गुड रेफर टू द प्रोडक्ट दैट सैटिस्फाई ह्यूमन नीड और वांट एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारी नीड और वांट को पूरा कर रही होती है। ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब टाइप्स की तरफ है द बेसिस ऑफ कंजम्पशन, वो है मेरिट और डीमेरिट गुड्स। अब मेरिट क्या होती है और डीमेरिट क्या होती है। मेरिट गुड्स वो होती हैं जो इंसान की अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो रही है, जबकि डीमेरिट जो इंसान के बुराई के लिए इस्तेमाल हो रही है। एग्जाम्पल देखें, एजुकेशन, हेल्थ, पार्क। अब ये सारी चीज़ें इंसान के अच्छे के लिए इस्तेमाल हो रही है, इंसान के बेनिफिट के लिए, उसके एडवांटेज के लिए इस्तेमाल हो रही है। जबकि डीमेरिट गुड की एग्जाम्पल है अल्कोहल। अल्कोहल हमें मालूम है कि अल्कोहल से इंसान की हेल्थ पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है, इंसान अपने होशोवास में नहीं रह पाता। तो अल्कोहल को हमने डीमेरिट की कैटेगरी में रखा है, और ये जो है बहुत सारे मुल्कों में इलीगल भी उसने हमें बताया है। तो अब इनकी डेफिनेशन पे कराए, मेरिट गुड्स गेट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, यानी कि ये पॉजिटिव अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं हमारे ऊपर, एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सोशल वेलफेयर, और सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करती है इंसान की भलाई में। दीज गुड्स आर assumed टू बी सोशली डिजायरेबल, ये सोशली डिजायरेबल होती है, यानी कि लोग इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लाइक अगर कोई बंदा अगर अल्कोहल यूज़ भी कर रहा है तो उसको मालूम होता है कि ये बुरी है, और अगर कोई बंदा एजुकेशन हासिल नहीं भी कर रहा तो उसको मालूम होता है कि एजुकेशन हमारे लिए अच्छी है, तो ये इनमें एक सोशल डिज़ायर पैदा जाता है इन गुड्स के लिए। These may be under-consumed and even under-produced by the way of prevailing the market mechanism. मार्केट मैकेनिज्म की वजह से हो सकता है कि अंडर प्रोड्यूस भी हो रही हो और अंडर कंज्यूम भी हो रही हो। मार्केट मैकेनिज्म क्या है, चैप्टर 2 में हमने जो पढ़ रखा है, प्राइस और डिमांड के दरमियान एक रिलेशनशिप था, और प्राइस और सप्लाई के दरमियान रिलेशनशिप था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक मार्केट इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा था। तो उसके वजह से हो सकता है कि डिमांड कम हो रही हो कंज्यूमर की जानिब से, या फिर इनकी सप्लाई कम हो रही हो प्रोड्यूसर की जानिब से, लेकिन ये गुड्स कौन सी होती है, सोशली डिजायरेबल होती है। डीमेरिट गुड्स की बात करें, ऑन द कंट्रारी सिंपली पुट, डीमेरिट गुड्स आर द वन कंसीडर्ड बैड इन द सोसाइटी। इनको सोसाइटी में बैड कंसीडर किया जाता है। क्यों बैड कंसीडर किया जाता है, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से इनको बैड कंसीडर किया जाता है। कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड कैन लीड टू नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इनकी जो कंजम्पशन है वो क्या करती है, वो नेगेटिव जो है इफेक्ट काज कर रही होती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, यानी कि लोग उनको नेगेटिवली देख रहे होते हैं। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है। उस क्लासिफिकेशन में हमने गुड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक पब्लिक गुड्स, एक प्राइवेट गुड्स और एक क्लब गुड्स। अब ये तीनों गुड्स एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ही क्लासिफिकेशन की 3 टाइप्स हैं। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स और क्लब गुड्स पढ़ने से पहले हमें 2 टर्म को समझना होगा, एक राइवलरी और एक एक्सक्लूडेबिलिटी। राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी, इसके अंदर राइवलरी का क्या मतलब होता है और एक्सक्लूडेबिलिटी का क्या मतलब होता है। राइवलरी का मतलब होता है कि एक लोगों के दरमियान एक कंपटीशन टच है कि इस चीज़ को कंज्यूम करने का, जैसे कि एक कोई खाने की चीज़ है अगर, तो अगर एक बंदा उस चीज़ को कंज्यूम कर लेगा, उस चीज़ को खा लेगा, तो अब वो चीज़ दूसरे बंदे के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि एक बंदे की कंजम्पशन से अब उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो गई दूसरे बंदे के लिए, तो इसको कहते हैं राइवलरी। और एक्सक्लूडेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि वो ये गुड, इस गुड को या इस सर्विस को एंजॉय कर सकें। जैसे कि मैंने अपनी गुड की एक प्राइस रख दी है, तो अब मैं
अगर तो एक बंदा ऐसा मेरे पास आया जो कि इतने पैसे नहीं है उसके पास कि वो मेरी गुड को खरीद सके, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक्सक्लूड कर दूँगा। तो एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा बंदा जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो इस चीज़ को खरीद सके, तो उसको मैं अपनी एक्सक्लूड कर दूँगा, उस बंदे को मैं एक्सक्लूड कर दूँगा, यानी कि उसको मैं अपनी चीज़ नहीं दूँगा। तो अब इस पब्लिक गुड्स को देखते हैं। पब्लिक गुड्स आर दोज़ गुड्स व्हिच आर रेडीली अवेलेबल, जो कि आसानी से रेडीली अवेलेबल हो जाते हैं लोगों को। These goods enjoy the characteristic of non-rivalry and non-excludability। ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक एंजॉय करते हैं? नॉन राइवलरी के और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी के। अब नॉन राइवलरी का क्या मतलब हुआ कि इनके अंदर ये कैरेक्टर नहीं होता कि एक बंदा अगर कंज्यूम कर रहा है तो दूसरा बंदा उसको कंज्यूम ना कर सके, या एक बंदे कंज्यूम करने से वो चीज़ खत्म हो जाए। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के ज़रिए दोबारा से देखेंगे। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा गरीब है, वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो हम उसको एक्सक्लूड कर दें कि आप ये चीज़ एन्जॉय नहीं कर सकते। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए अगर समझे तो नेशनल डिफेंस सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम है हमारे मुल्क का, वो हम अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बंदा उस डिफेंस सिस्टम से फ़ायदा हासिल कर रहा है, तो दूसरा बंदा नहीं कर सकता। पूरा मुल्क को डिफेंस सिस्टम तो हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और एक्सक्लूडेबिलिटी भी नहीं हो रही इसमें। यानी कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एक बंदा अगर टैक्स नहीं दे रहा, तो हम अब आर्मी वाले उसको कह दें कि हम आपको डिफेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए जो डिफेंस सिस्टम है, नेशनल डिफेंस सिस्टम है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये क्या है, ये नॉन राइवलरी भी है और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर भी रखता है। हाईवे नेटवर्क, जो डिफरेंट रोड वगैरह बने होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके अंदर भी कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि नॉन राइवलरी वाला फीचर नहीं है। लोग रोज़ाना की तादाद, वो सारी तादाद में लोग मूव कर रहे होते हैं उन रोड से, ठीक है? और एक्सक्लूड भी नहीं हो रहे होते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो वो उस रोड से मूव नहीं कर सकता। मेजर्स टेकन टू एनहांस पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो मेजर्स ली जाती हैं, इसको हम इस तरीके से ले लें कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वो चीज़ें, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक गुड्स, ठीक है? सारी किसकी एग्जांपल है? पब्लिक गुड्स की एग्जांपल है। तो अब यहाँ पे एक लाइन हमने छोड़ दी, पब्लिक गुड इज नॉट ओनली रेडीली अवेलेबल टू पीपल बट इज इम्पॉसिबल टू हैव एनीवन एक्सक्लूड इन द कम्युनिटी फ्रॉम एंजॉयिंग दिस गुड्स। उसने बता दिया कि इम्पॉसिबल है कि हम इसको रोक सके कि आप ये गुड्स को एंजॉय ना कर सके। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता तो हम क्या, ये लाइन फिर ये फॉल्स हो जाती, फिर हम कहते हैं कि ये एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर है। तो यह पब्लिक गुड्स की डिस्कशन होगी। अब प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं, जो इसके ऑपोजिट, यानी कि इसमें राइवलरी का फीचर भी होगा और एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर भी होगा। Those goods which bear the characteristic of rivalry and excludability. These goods can be provided separately to different person with no cost to be borne by others. ये हम separately मुख्तलिफ लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं विद नो कॉस्ट टू बी borne by others, और कोई दूसरा बंदा उसकी कॉस्ट पे नहीं करेगा। जैसे कि प्राइवेट गुड्स में सारी गुड्स आ सकती हैं जो कि हम कंज़्यूम कर रहे थे। इस तरह ब्रेड की उसने एग्ज़ाम्पल दी है, मैं अगर ब्रेड खरीदने जा रहा हूँ, तो जब मैं ब्रेड खरीदूँगा, तो वो जो ब्रेड मैं खरीद रहा हूँ, वो कोई दूसरा बंदा नहीं खरीद सकता। यानी कि मैं उस ब्रेड को खरीदूँगा, कंज़्यूम कर लूँगा, तो और कोई दूसरा बंदा उस ब्रेड को नहीं खरीद सकता उस बेकरी से जाके। तो इसके अंदर राइवलरी का फीचर भी आ गया। और अगर कोई ऐसा बंदा हुआ जिसके पास इतने पैसे ना होंगे कि वो ब्रेड खरीद सके, तो इस केस में अब वो ब्रांड नहीं खरीद सकेगा, तो इसमें एक्सक्लूडेबिलिटी का भी फीचर आ गया। तो इस तरीके से ब्रांड को एग्जांपल बना के हमने देख लिया कि प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। ब्रांड इज अ प्राइवेट गुड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल इन डिफरेंट वेज। और अगर ये वाली लाइन आप देखें कि ये डिफरेंट पर्सन्स को प्रोवाइड की जाती है, तो अब ब्रांड की कॉस्ट मैं ही बियर कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा बियर नहीं कर रहा मेरे लिए। तो इसलिए इसका ये मतलब होता है कि इसमें कॉस्ट हम ही बियर कर रहे थे। पब्लिक गुड्स में अक्सर औकात क्या होता है कि ये जो नेशनल डिफेंस सिस्टम होता है, हाईवे नेटवर्क होता है, अब ये सारा किस कौन चला रहा होता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठा कर रहा होता है, और डिफरेंट सोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू इकट्ठा करने। तो इसमें कॉस्ट कोई और बोर्ड कर रहा होता है, फायदा कोई और हासिल कर रहा होता है। जबकि जो प्राइवेट गुड्स हैं, इनके अंदर जो बंदा कॉस्ट पे कर रहा है वही फायदा हासिल करेगा। Private That is a private good that can be distributed among individual in different ways, and a portion consumed by one cannot be eaten by other। वही बात को डिस्कस कर रहा है कि जो पोर्शन एक बंदे ने कंज्यूम कर लिया, वो कोई दूसरा नहीं कंज्यूम कर सकता। आल्सो देयर विल बी डिफरेंट competing brands of it available in the market। उसके जो कंपटीशन के लिए मुख्तलिफ ब्रांड पे अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उसके बाद क्लब गुड्स में एक फीचर होता है, एक फीचर नहीं होता, यानी कि इनका जो है मिक्स करके जो है क्लब गुड्स बनी होती हैं।
एक्सक्लूडेबिलिटी का करेक्टर इसके अंदर होता है, यानी कि एक बंदा जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता उसको एक्सक्लूड हम कर सकते हैं, लेकिन नॉन राइवल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बंदा कंज्यूम करे तो उसकी अवेलेबिलिटी दूसरे बंदे के लिए खत्म हो जाए, यानी कि इसमें जो है पब्लिक गुड का करेक्टर भी है और प्राइवेट गुड का करेक्टर भी है। ये इसमें हम एक्सक्लूड तो कर सकते हैं लोगों को, लेकिन ये इसकी जो सप्लाई है वो खत्म नहीं हो जाती कंज्यूम करने के बाद, till till a point where congestion take place। लेकिन एक पॉइंट तक, एक पॉइंट के बाद जो है इसकी सप्लाई खत्म हो ही जाती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर देख लें, प्राइवेट गोल्फ कोर्सेज सर्विसेज रेंडर्ड बाय क्लब्स टू देयर मेंबर्स। प्राइवेट क्लब्स वगैरह जो होते हैं, अब वहाँ पे वो फी चार्ज कर रहे होते हैं, तो अब फी जब उन्होंने चार्ज कर दी, एक फिक्स फी रख दी, तो अब जो बंदा उस फी को अफोर्ड नहीं कर सकता वो उन क्लब्स में एंटर नहीं हो सकता, उनके बेनिफिट्स का एंजॉय नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर तो आ गया इस कोर्स के अंदर। लेकिन इस कोर्स में ये जो है नॉन राइवल होते हैं, यानी कि एक क्लब है उसमें जितने मर्जी बंदे आ जाएं वो उनको एडजस्ट कर लेंगे अनटिल अ लिमिट। एक लिमिट होगी उस क्लब की, कि फॉर एग्जांपल उस क्लब की लिमिट है 1000 पीपल। तो अब जब 1000 पीपल उनके पूरे हो जाएंगे तो अब वो क्या करेंगे, अब इसके अंदर वो जो राइवलरी का करेक्टर है वो भी आ चुका, क्योंकि अब जो है वो कंप्लीट हो गए 1000। लेकिन जनरली क्या होते हैं, नॉन राइवल होते हैं until a point where congestion takes place। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती प्लेस उस टाइम तक ये नॉन राइवल होते हैं। तो इस तरीके से ये एक डिवीजन थी पब्लिक गुड्स, प्राइवेट गुड्स और क्लब गुड्स। उसके बाद जो है प्रोडक्शन विद स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ। अब ये स्पेशलाइजेशन क्या होती है और डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, इसको देखते हैं। अगर डिवीजन ऑफ लेबर रेफर टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ टास्क दैट आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट वर्कर रादर देन बीइंग डन बाय वन इंडिविजुअल। मतलब हम जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है किसी भी बिजनेस के अंदर, वो हम डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ लोगों के अंदर, रादर देन कि हम एक ही बंदे को कहें कि आप सारा का सारा काम करो। उसको एग्जांपल के जरिए अच्छे से समझ लेंगे आप। फ्रॉम मॉडर्न टू रिलेटिवली सिंपल बिजनेस ऑल आर फॉलोइंग डिवीजन ऑफ लेबर। जितने भी बिजनेस हैं, सिंपल बिजनेस हो, मॉडर्न बिजनेस हो, कॉम्प्लेक्स बिजनेस हो, सब डिवीजन ऑफ लेबर को लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोग कम वक्त में ज्यादा काम कर लेते हैं और अच्छा काम कर लेते हैं। उसने गारमेंट फैक्ट्री की एग्जांपल दी है हमें, जहाँ पे उसने कहा है कि बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेकिंग स्पोर्ट्स सूट, एक स्पोर्ट्स सूट बनाना है उसमें, और इसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल एक कटिंग का फंक्शन होगा, यानी कि कपड़ा काटना, स्टिचिंग, कपड़े को काट के उसके बाद सीना उसको, ठीक है, उसके बाद उसको प्रेस करना, आयरन करना, और उसके बाद रैप यानी कि पैकिंग वगैरह करना उसकी। तो अब ये चार फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर दिए। अब हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि एक ही बंदे को हम पकड़ें, ठीक है, और उससे कहें कि यार आप कटिंग भी करो, आप स्टिचिंग भी करो, आप उसको प्रेस भी कर दो और आप उसको रैप भी कर दो। एक तो ये ऑप्शन है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि हम चार बंदे अलग अलग रखें। हम एक बंदे को कहें यार आपने सिर्फ कटिंग का काम करना है, एक को कहें आपने सिर्फ स्टिचिंग का काम करना है, एक को हम सिर्फ आयरन के लिए रखें और एक को रैपिंग के लिए रखें। अब उन चार बंदों को रखते वक्त हम उनकी एक्सपर्टीज देख लें। जैसे कि अगर एक बंदे का एक्सपीरियंस कटिंग में है पहले, ठीक है, या फिर हम उनका टेस्ट ले लें कि इन सब में से कौन अच्छी कटिंग कर रहा है। जब हमने चार बंदे सेलेक्ट कर ली, तो जो बंदा अच्छी कटिंग कर रहा है उसको हम कटिंग सेक्शन में रखते हैं, जो स्टिचिंग अच्छी कर रहा है उसको स्टिचिंग सेक्शन में, जो आयरनिंग अच्छी करता है उसको हम इस सेक्शन में रखते हैं। तो एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंगली हम बंदे सेलेक्ट करने, उनको एक डिपार्टमेंट में फिक्स करने। इससे फायदा क्या होगा कि जब वो एक ही काम बार बार करेंगे, जिस तरह आयरनिंग वाला बंदा है, ठीक है, वो एक पहली दफा जब किसी भी सूट को आयरन करेगा, प्रेस करेगा, तो हो सकता है कुछ डेफिशिएंसीज रह जाए, कुछ खामियां रह जाए। लेकिन जब वो रोजाना बार बार एक ही चीज काम करेगा, उसका काम ही यही होगा कि उसने आयरनिंग करनी है, तो इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा अल्टीमेटली, कि उसका काम, उसको एक्सपर्ट बन जाएगा अपने काम में, उसको अच्छा आ जाएगा वो काम। और इसी तरीके से चारों सेक्शंस वाले अपने अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो वो काम ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी कर सकेंगे। तो इस तरीके से एट द एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फ़ायदा हो रहा होगा। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि जो लोग हैं जो एक ही काम बार बार कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो जो है बोर हो जाएंगे, वो इरिटेट हो जाएंगे अपनी जॉब से। लेकिन यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फायदा होता है इस काम से। उसके बाद दूसरी एग्जांपल उसने दी है, आल्सो एट स्मॉल स्केल पेन मेकर डिवाइड द जॉब इनटू रेलेवेंट स्किल्ड एंड एक्सपर्ट वर्कर लाइक मेल्टिंग ऑफ प्लास्टिक। उसने पेन अगर हमने बनाना है, बॉल पेन वगैरह, तो उसमें
भी कुछ प्रोसेस और होते हैं, जैसे कि मेल्टिंग का प्रोसेस है, मोल्डिंग का प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद रीफिलिंग और पैकेजिंग। सबसे पहले प्लास्टिक को मेल्ट करते हैं, उसको पिघलाते हैं, उसके बाद मोल्डिंग करते हैं, पेन की शेप देते हैं, उसके बाद रीफिलिंग, इंक वगैरह भरते हैं उसमें, और फिर एट द एंड उसके अंदर जो फिनिशिंग पैकेजिंग कर देते हैं उसकी, ठीक है। लेकिन अब ये चारों काम हम ये एक बंदे को भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इन चारों काम के लिए 4 बंदे अलग-अलग रखते हैं, तो इससे होगा क्या फ़ायदा कि वो जो है एक्सपर्ट हो जाएँगे अपनी फ़ील्ड में और वो जल्दी हमें काम करके दे देंगे, ठीक है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स की उसने एग्ज़ाम्पल दी है हमें, असेंबलिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिक वर्क एंड एयर कंडीशनर सिस्टम। अब ये 4 उसने उसके भी डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। और उसने कहा है कि इन 4 डिपार्टमेंट्स को भी हम स्किल सेट के अकॉर्डिंग लोगों की सेलेक्ट करेंगे, उनको एक्सपर्ट बना देंगे इस चीज़ का। उसके बाद उसने इसकी थोड़ी-सी हमें बताई है procedure को, when production process divided and subdivided among different according to their taste and skills। जब हम डिफरेंट लोगों में उनके टेस्ट और स्किल्स के मुताबिक काम को डिवाइड कर देते हैं, तो वर्कर और बिजनेस दोनों को क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में जो है रिलेटिवली मोर इजाफा हो जाता है, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। एग्जाम्पल उसने फिर से दे दी स्पोर्ट्स सूट में, अगर तो हम एक ही बंदे को सारे काम देते तो वो 5 सूट डेली बनाते हैं। उसने अज़्यूम किया है कि 5 सूट डेली बनाते हैं, लेकिन जब हमने डिवाइड किया उसको 4 लोगों में, तो वो 30 सूट डेली बेसिस पे बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क हमें ऑब्ज़र्व हो रहा है इस काम में। हाउएवर, हाउ अ ग्रुप ऑफ वर्कर कैन प्रोड्यूस सो मच मोर। अब वो पूछ रहा है कि ये कैसे पॉसिबल कि ग्रुप बहुत ज़्यादा मतलब 5 से 30 सूट पर आ गए, अगर जब हमने टास्क को डिवाइड कर दिया। उसकी उसने रीज़न बताई है, 3 रीज़न है उसकी। लर्निंग बाय डूइंग, जब लोग काम कर रहे होते हैं तो उससे सीख भी रहे होते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कि एक बंदा अगर आयरन कर रहा है, तो वो जब बार-बार आयरन करेगा तो वो एक्सपर्ट बन जाएगा अपने काम में। अगर एक सूट करने में उसको 30 मिनट लग रहे थे फर्स्ट टाइम, अब वो 5 मिनट में कर रहा होगा, जब वो डेली बेसिस पे एक ही काम कर रहा होगा। तो इस तरीके से जब वो स्पेशलिस्ट बन जाता है, स्पेशलाइज़ेशन हो जाती है, जब उसकी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ बन जाती है, तो अब वो जल्दी काम कर लेगा। सेविंग ऑफ टाइम, जब वो जल्दी काम करना सीख जाएगा तो टाइम भी सेव हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने एग्ज़ाम्पल ले रहे थे स्टिचिंग में, अब वो एक बंदा पहले काटता सूट को, फिर उसके बाद वो मशीन के पास जाता, मशीन से सीता, फिर उसके बाद वो इस्त्री के पास जाता, वहाँ से इस्त्री करता और फिर उसके बाद एट टाइम वो पैकेजिंग करता उसको। तो ये डिफरेंट कामों के लिए उसे खुद ही घूमना-फिरना पड़ता है। लेकिन अब क्या है, हमने जब बंदे असाइन कर दिए तो एक बंदा क्या करेगा, उसका काम ही सिर्फ एक है, उसके पास काफ़ी सारे कपड़े आएँगे, उसने सिर्फ उनको काटना होगा, और दूसरे बंदे के पास काफ़ी सारे कपड़े आएँगे, उसने सिर्फ स्टिचिंग करनी होगी। तो इस तरीके से टाइम भी सेव हो जाता है। स्पेशलाइज़ेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइज़ेशन क्या होती है, एक बंदा एक काम का एक्सपर्ट बन जाए, और डिवीज़न ऑफ लेबर हमें मालूम है, काम को हमने डिवाइड कर दिया मुख्तलिफ हिस्सों में। तो डिवीजन ऑफ लेबर ये जो है, जब हम काम को डिवाइड करते हैं तो ही बेसिकली स्पेशलाइजेशन अक्कर होती है। This refer to dividing the production into number of specialized tasks and assigning each task to a particular set of labor। हम क्या करते हैं, हम स्पेशलाइज्ड टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस को, और उसके बाद हम एक सेट ऑफ पार्टिकुलर सेट ऑफ लेबर को, यानी कि जो मजदूर होते हैं उनको एक एक टास्क दे देते हैं, तो इस तरीके से काम हमारा अच्छा हो जाता है। सपोज अ गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग फर्म इन्वॉल्व डिफरेंट डिपार्टमेंट, वही एग्जाम्पल उसने दी है, कटिंग, सेक्शन, स्टिचिंग, वही बातें वो रिपीट कर रहा है। अगर एक बंदा करेगा तो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर ज़्यादा बंदे करेंगे तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकेंगे, ज़्यादा जल्दी काम कर सकेंगे। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन रीजनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, उसने इसमें इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की है। उसको अगर देखें हम, international chemists, we experience different countries have comparative advantage in production of different crops due to suitability of land, rain, water, requirement of temperature, etc। यानी कि इन चीज़ों की वजह से कोई जो मुल्क है वो उस पे ज़्यादा अच्छी फसल उग जाती है एक किसी खास चीज़ की, जबकि दूसरे मुल्क पे वो नहीं उग रही होती। तो इसका मतलब हम कह देते हैं कि ये मुल्क स्पेशलाइज्ड है इस चीज़ में। पाकिस्तान की एग्जांपल लें अगर, तो कॉटन की जो है, कॉटन की जो फसल है वो बहुत अच्छी उगती है पाकिस्तान में, तो कह सकते हैं पाकिस्तान जो है स्पेशलाइज्ड। और इसका रीज़न क्या है, वहाँ पे सूटेबल लैंड, रेन, वाटर और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उसको अवेलेबल है, फर्टाइल सॉइल है, क्लाइमेट कंडीशंस और रेनफॉल रिक्वायरमेंट, ये सारी पाकिस्तान में पूरी हो रही हैं, तो पाकिस्तान स्पेशलाइज्ड है प्रोडक्शन करने में कॉटन की, ठीक है। तो इसके बाद जो है, रादर यूटिलाइजिंग इट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज मल्टीपल क्रॉप्स, तो अब वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्योंकि स्पेशलाइज्ड है, उसके पास जो है सूटेबिलिटी, उसके पास स्किल सेट वगैरह अवेलेबल है, तो इसको क्या करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन उगानी चाहिए, रादर देन कि वो डिफरेंट मल्टीपल क्रॉप्स की तरफ जाए।
तो इसकी डिस्कशन इतनी ही थी। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन की डिस्कशन आ जाती है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, हमें मालूम है, हमने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे उसमें एक फैक्टर था कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है, यानी कि डिफरेंट मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट वगैरह। कैपिटल गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम दूसरी चीज़ों को बना सकें। जैसे कि एक मशीन है, मशीन को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते बल्कि उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए दूसरी चीज़ें बनाते हैं और उनको कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो कैपिटल जो है उसको फार्म कैसे कर रहे हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके ऊपर डिस्कशन है थोड़ी सी। कैपिटल फॉर्मेशन इज द नेट कैपिटल accumulation फॉर अ पर्टिकुलर कंट्री। इसका क्या मतलब है, नेट कैपिटल accumulation, इनके कैपिटल कितना किसी एक खास मुल्क के पास मौजूद है। इट रेफर टू द एडिशन और इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि एडिशन हो रहा है या कैपिटल में के स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी एक खास पीरियड के दरमियान। इट इन्वॉल्व मेकिंग मोर वन और मोर ऑफ द कैपिटल गुड्स। इसमें क्या शामिल होता है, कैपिटल गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना, ठीक है। जैसे कि मशीन होगी, मशीन को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे होते, उसके ज़रिए दूसरी से बना लेते हैं। टूल्स हो गए, अब टूल जिस तरह है डिफरेंट, उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे, उनके ज़रिए डिफरेंट हम गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको कंज्यूम कर लेते हैं। फैक्ट्रीज हो गई, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मटीरियल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कैपिटल की गुड्स की एग्जाम्पल है। कैपिटल फॉर्मेशन द यूज ऑफ करंट रिसोर्सेज टू क्रिएट कैपिटल गुड्स। यानी कि हम क्या है, हम एक करंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हम कैपिटल गुड्स को बनाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं उसकी कोई मशीनरी खरीद लूँ जिससे मैं गुड्स बना सकता हूँ, या मैं उससे डायरेक्टली गुड खरीद लूँ और उसको कंज्यूम कर लूँ। तो हम मेरे पास जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उसको अगर मैं यूज़ करूँ कैपिटल गुड्स को बनाने में, तो फिर उसको कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सजेस्ट इंस्ट्रूमेंट, प्लांट, इक्विपमेंट, एग्जाम्पल्स दी हैं कुछ उसने। अब उसके बाद उसने बताया इसके कुछ इंपॉर्टेंस। कैपिटल गुड्स लार्ज इम्पैक्ट होता है इसका एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पे किसी भी मुल्क की। It is a dedication of the part of society current available resources to the purpose of increasing capital stock of goods। अभी डिपेंड किससे करते हैं, डेडिकेशन। किसकी डेडिकेशन, जो उस मुल्क के लोग हैं, जो उस मुल्क के हाउस होल्ड हैं, उन पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो अपना कितनी अमाउंट जो है, पैसे जो उनके पास आ रहे हैं, उसकी कितनी अमाउंट वो कैपिटल गुड्स को खरीदने में, उनको इस्तेमाल करने में वो स्पेंड कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट पार्ट ऑफ करंट कंजम्पशन इज सैक्रिफाइस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी कि अगर किसी बंदे ने कैपिटल गुड्स को जो है खरीदना है, अकोमोडेट करना है, तो इसमें क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उसको। जैसे कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कैपिटल गुड्स खरीदूं या मैं कंज्यूम, मैं वो ऐसी गुड्स खरीदूं जिनको मैं कंज्यूम कर सकूं, कंज्यूमर गुड्स उनको कहते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज कि कैपिटल गुड खरीद लेता हूँ, तो अब मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी अपनी कंजम्पशन, अपनी कंज्यूमर गुड्स को। देयरफॉर कंजम्पशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसलिए जो कंजम्पशन है उसका एक इनवर्स रिलेशन है कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड ही है। अब अगर उन लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए मैं कैपिटल फॉर्मेशन कर लूँगा तो मेरे पास कंजम्पशन के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो इसलिए इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशनशिप है। लेस कंजम्पशन मोर विल बी रिसोर्सेज। जितनी कम कंजम्पशन होगी उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी कि मैं कैपिटल फॉर्मेशन कर सकूँ। उसके बाद उसने स्टेप्स दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं कैपिटल फॉर्मेशन की, 3 स्टेजेस। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ सेविंग, उसके बाद मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। तो सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर पहला स्टेप क्या होता है कि हम सेविंग्स को क्रिएट करें, यानी कि लोग अपने जो पैसे हैं उसको सेव करें ताकि वो एट द एंड उसको कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट कर सकें। सेविंग कौन करता है, हाउस होल्ड करते हैं, इंडिविजुअल करते हैं। वो सेव कैसे करते हैं, कि वो उनको कंज्यूम ना करें, नॉट स्पेंडिंग देयर मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द लेवल ऑफ सेविंग इन द कंट्री डिपेंड ऑन द पावर टू सेव एंड विल टू सेव। ये डिपेंड किस पे करता है, लोगों की पावर कितनी है सेव करने की। यानी कि अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं बचे और नेसेसिटीज को पूरे करते करते इनके पैसे खत्म हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो सेव नहीं कर सकते। इसलिए पावर लोगों की होनी चाहिए कि वो सेव कर सके, और विल और उनकी ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि वो सेव कर सकें। Saving capacity depend on the average level of income and the distribution of national income। ये डिपेंड किस पे कर रही होती है, लोगों की एवरेज इनकम के ऊपर। क्योंकि अगर लोगों की एवरेज इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सेव कर सकेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। When the average income high, people tend to save more। तो जब लोगों की एवरेज इनकम ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा सेव करेंगे क्योंकि लोगों के पास
नेसेसिटीज पूरी करने के बाद ज्यादा पैसे बच रहे होंगे कि वो उनको सेव कर सके। उसके बाद मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब सेविंग्स की मोबिलाइजेशन, जब लोगों ने सेव कर लिया पैसा तो अब क्या करेंगे, उसको मोबिलाइज करेंगे। ये सेकंड स्टेप है कैपिटल फॉर्मेशन का। ट्रांसफर करते हैं हम सेविंग्स जो होती है हाउस होल्ड की, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम ट्रांसफर कर देते हैं लोगों की सेविंग्स को इन द कैपिटल मार्केट। किसमें? कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट फंड्स आर सप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बैंकर। अब फंड्स कौन सप्लाई कर रहा है? इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, बैंकर होते हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? पैसे देते हैं, और गवर्नमेंट भी इवन पैसे दे रही होती है कैपिटल मार्केट में कि आप इन्वेस्टमेंट करें। डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इज नेसेसरी फॉर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट ही नहीं होगी तो लोग कहाँ अपना पैसे को मोबिलाइज कर सकेंगे, तो इसलिए इसकी डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी होती है। All well-developed capital market is likely to ensure proper mobilization, transfer of saving to entrepreneur who need them। तो इसमें क्या होगा, अगर तो प्रॉपर कैपिटल मार्केट अवेलेबल होगी तो क्या होगा, लोगों ने जो सेविंग की होगी वो एंटरप्रेन्योर तक, यानी जिसने बिजनेस करना है उस तक पहुंच जाएगी। तो अब दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने क्रिएशन ऑफ सेविंग, यानी कि पैसे को सेव करना था, पैसे को हमने बचाना था, उसके बाद उसको कैपिटल मार्केट में हमने प्रोवाइड कर देना था, मोबिलाइज कर देना था। थर्ड स्टेज है इन्वेस्टमेंट। थर्ड स्टेज है इन्वेस्टमेंट। फॉर सेविंग टू रिजल्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग शुड बी टेक प्लेस। अब हमने इन्वेस्टमेंट कर देनी है सेविंग की। इन्वेस्टमेंट इन रियल कैपिटल इज इंटेग्रल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट जो है रियल में, यानी कि एक रियल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और हमें रियल कैपिटल के अंदर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस ओनली हैपन इफ देयर इज इनफ एंटरप्रेन्योर वेंचर्स। अगर तो एंटरप्रेन्योर अवेलेबल है मार्केट में, और बिजनेसमैन दैट आर विलिंग टू टेक रिस्क देन एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। और ऐसे बिजनेसमैन अवेलेबल है मार्केट में जो कि विलिंग है, जो कि इस बात पे रजामंद है कि वो रिस्क लें बिजनेस का और अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त करें, एम्ब्रेस करें उसको। यानी कि अब ऑब्वियसली किसी ने बिजनेस तो करना है, तो बिजनेस करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब अगर उसमें लॉस हो गया बिजनेस में, तो वो उस लॉस को भी बर्दाश्त करे, और प्रॉफिट हो गया तो उसको प्रॉफिट भी फिर उसी का होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। तो अब वो बता रहा है कि अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर है उसको हम पैसे दे देंगे और वो उस पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेगा। इफ दीज वेंचर्स हैव हाई रेट ऑफ प्रॉफिट enough for people to invest, then it will lead to high capital formation। अगर उन वेंचर्स से लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी इनकरेज होगी, कैपिटल फॉर्मेशन लोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से तीन स्टेप्स हमारे कंप्लीट होते हैं। पहले स्टेप में हमने पैसों को सेव किया, दूसरे स्टेप में हमने उसको मोबिलाइज करके कैपिटल मार्केट में लेके गए, और तीसरे स्टेप में हमने एंटरप्रेन्योर को पैसे दे दिए और उसने वो बिजनेस करना शुरू कर दिया। उसके बाद है स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी हमने डेफिनेशन जब पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, जो इसकी रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने कहा था कि इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट होता है। स्कार्सिटी मींस लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी जरूरियात अनलिमिटेड होती हैं, जबकि उनको पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो है, हमारे पास जो पैसे हैं वो बहुत लिमिटेड से होते हैं। तो अब क्या होगा, हमें चॉइस करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं कोल्ड ड्रिंक खरीद लूँ, और मैं चिप्स भी खरीद लूँ, मैं कुछ पहनने के लिए भी खरीद लूँ, तो अब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी। कोई एक चीज़ मुझे खरीदनी पड़ेगी इनमें से, और कोई दूसरी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। Economics is a science. We study human behavior as a relationship between ends and stars, mean which have alternative uses। ये उसने डेफिनेशन बताई थी कि हम इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इंसान का बिहेवियर पढ़ते हैं। कौन सा बिहेवियर पढ़ते हैं? उस रिलेशनशिप का बिहेवियर जो कि किसके दरमियान है, एंड्स एंड स्टार्स में, जो कि हमारी अनलिमिटेड ख्वाहिशात और जो लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में मतलब इंसान कैसे डील करता है, क्या चूज करता है, इसको हम पढ़ लेते हैं। विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और जो रिसोर्सेज उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। Simply we can say human being have scarcity of economic resources। इंसानों के अंदर क्या है? स्कार्सिटी है, यानी कि लिमिटेशन है। एक जो है उनके पास लिमिटेशन है किसकी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। व्हाइल दे हैव अनलिमिटेड वांट्स, उनकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। देयरफॉर दे हैव टू मेक चॉइस, इसलिए उनको चॉइस करनी पड़ती है अमंग दीज अवेलेबल रिसोर्सेज। अवेलेबल रिसोर्सेज में के लिए उनको चॉइस करना पड़ती है कि उनको कहाँ पे स्पेंड करें। स्कार्सिटी को उसने वही बात रिपीट हो रही है। स्कार्सिटी रिप्रेजेंट द कांसेप्ट ऑफ बीइंग शॉर्ट और लिमिटेड। स्कार्सिटी का क्या मतलब है?
कि कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाए, क्या लिमिटेड अमाउंट में वो अवेलेबल हो। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं ऑलवेज रिमेन इनसफिशिएंट। इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो होती है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हमेशा इनसफिशिएंट होती है। ठीक है, हमारी नीड्स को ज़रूरत को हमारी ये पूरा नहीं कर सकते सारी। That means the available resources are not enough to completely satisfy all parts of individual and government. That creates scarcity. इसका क्या मतलब है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो इतने नहीं हैं कि वो हमारी सारी नीड्स को पूरा कर सके, हमारे लिए इतनी गुड्स बना सके कि हम उनको जो है कंप्लीटली कंज्यूम करके अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट कर सकें। फिर सारी ख्वाहिशात जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। तो इस वजह से जो है स्कार्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है और हमें क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, हमें चूज़ करना पड़ता है कि आइदर हम ये करें या वो करें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एज़ वी हैव मल्टीपल एड्स एंड स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इवेंचुअली वी हैव टू मेक सम चॉइस। हमें चॉइस करना पड़ती है अमंग आवर वांट्स। आवर वांट्स हैव रिलेटिव इंपॉर्टेंस, और जो हमारी ख्वाहिशात होती है उनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। जैसे कि अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस है कि मैं कोई अच्छा से रेस्टोरेंट में जाके तो खाना खा सकता हूँ या फिर मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, तो अब मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती होगी उन दोनों चीज़ों में से कोई एक। तो अगर मुझे भूख ज़्यादा लगी है तो मैं इम्पोर्टेंस दूँगा खाने को, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, खाने चला जाऊँगा, और जो कपड़े मेरे पास ऑलरेडी अगर अवेलेबल हैं अच्छे, तो मैं कहूँगा कि कपड़े मैं बाद में खरीद लूँगा। तो अब क्या हो गया, मैंने प्रायोरिटी किसको दे दी, खाने को, कपड़ों को लेस प्रायोरिटाइज़ कर दिया। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि कुछ वार्ड्स की रिलेटिव इम्पोर्टेंस होती है, सम आर नॉन एसेंशियल्स, कुछ जो है हम समझते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। As human wants are impossible to satisfy simultaneously with given resources. हम एक साथ गिवन रिसोर्सेज के साथ अपनी सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते। Consequently, we have to forego some of them. इसलिए हमें कुछ को सैक्रिफाइस, कुछ को फोरगो करना पड़ेगा। The want that is foregone is called opportunity cost. यहाँ पे मैं डेफिनेशन में लिखी है, the want that is foregone is called opportunity cost. यानी कि जैसे कि मैंने खाने और कपड़ों के दरमियान में से जब खाने को चूज किया, तो जो कपड़े थे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे खाने की। ठीक है, तो इस तरीके से रैशनली इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल बेस कर रहा है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है, यानी कि जो मुतबादिल है उसका बेस्ट, वो जो है हम फोरगो कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं खाना ना खाता तो मैं क्या करता हूँ, पैसों का मैं उनसे शर्ट्स खरीद लेता, कपड़े खरीद लेता। तो क्या है, ये बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव है। यानी कि अगर मैं एक काम ना कर रहा तो उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा था, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल उसने दिए हर बंदे के पास 24 घंटे होते हैं, तो सो मे बी फॉर अ स्टूडेंट अटेंडिंग अ लेक्चर इज रिलेटिवली इम्पोर्टेंट देन टू स्लीप एन एक्स्ट्रा आवर और टू गो आउटिंग विद फ्रेंड्स। अब एक स्टूडेंट है, उसके पास 3 ऑप्शंस है, या तो वो लेक्चर अटेंड कर ले, या फिर वो एक घंटे ज़्यादा सो जाए, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाए। उसको उनमें से कुछ एक चीज़ चूज़ करना पड़ेगी और 2 को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जैसे कि अगर उसने डिसाइड किया कि वो लेक्चर लेगा, वो पढ़ाई करेगा, तो अब उसने क्या-क्या सैक्रिफाइस किया, उसने अपनी नींद भी सैक्रिफाइस की और उसने जो आउटिंग पे जाया था दोस्तों के साथ, वो भी सैक्रिफाइस किया। तो वो 2 चीज़ें क्या होगी, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट हो गई किसकी, कि जो उसने लेक्चर लिया, उसने जो पढ़ाई की उसकी। Furthermore, government is major concern that expansion of housing society to meet the housing requirement. अब उसने बात की है गवर्नमेंट की कि वो हाउसिंग सोसाइटी अगर बना रही है हाउसिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे कि मुल्क की आबादी बढ़ती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम हाउसिंग सोसाइटीज बना देते हैं, घर बना देते हैं। तो अब क्या होगा, जब वो घर बनाने की तरफ जाएगी तो उसे एग्रीकल्चरल लैंड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इससे अब गवर्नमेंट को चॉइस करना पड़ेगी कि वो हाउसिंग सोसाइटी को चूज़ करे या एग्रीकल्चर लैंड को। अगर तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाती है तो उसकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होगी, एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, और जब एग्रीकल्चर लैंड नहीं होगा तो इससे क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। हेंस द फूड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। तो इसलिए क्या है, फूड जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसकी, अगर हम हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं उसकी। यानी कि अगर हम हाउसिंग सोसाइटी ना बना रहे होते तो हम एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ देते इसी तरह, और वहाँ से भी फूड हासिल होता। तो इसलिए जो क्योंकि हमने एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दी, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हाउसिंग सोसाइटी बनाने की। गवर्नमेंट को इस इशू को एड्रेस करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। Summing up, we can say that scarcity arises due to multiple ends and insufficient resources, which forces us to make the best next alternative on priority basis for all agents.
अब ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक एजेंट जो है चार हमारे पास, उन सब पे अप्लाई हो रहा होता है ऑफ एन इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट। अब उन पे कैसे अप्लाई होता है उसकी डिस्कशन है थोड़ी सी। हाउस होल्ड पे कैसे अप्लाई होता है, उन्होंने सेटिस्फेक्शन हासिल करनी होती है, अपनी ज़रूरत को पूरा करके उससे एक सेटिस्फेक्शन हासिल करनी होती है, सेटिस्फेक्शन फॉर गोल। अब वो जो सेटिस्फेक्शन किसी एक गुड्स को कंज्यूम करके वो फॉरगो कर रहे हैं दूसरी गुड की, वो जो है सेटिस्फेक्शन फॉर कौन है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसकी एग्जांपल अगर लें, जैसे कि मैंने शर्ट और खाने की एग्जांपल ली, मैंने अगर खाना खा रहा है तो मैंने लेट्स सपोज गुड ए मैंने जो है वो कंज्यूम कर ली, खाना खा लिया, और जो मेरे कपड़े थे वो गुड बी है, तो मैंने गुड बी को सेक्रीफाइस कर दिया। जो सेक्रीफाइस मैं कर दिया गुड बी के मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को, वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फर्म के लिए द रेवेन्यू फॉरगॉन बाय यूजिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू सप्लाई गुड ए रादर देन यूजिंग देम टू सप्लाई गुड। अब फर्म ने क्या किया, जब फर्म ने गुड ए को सप्लाई किया, ठीक है, अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को गुड ए पे उसने इस्तेमाल कर दिया जब, ठीक है, तो क्या किया उसने, गुड बी से हासिल होने वाला जो रेवेन्यू था, यानी कि अगर वो फर्म गुड ए ना बनाता तो वो गुड बी बना रहा होता, और उससे हासिल होने वाला जो रेवेन्यू था वो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसलिए फर्म को भी चूज करना पड़ता है कि वो कौन सी चीज बना के उससे रेवेन्यू हासिल करे, और जो चीज वो नहीं बना रहा वो उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो वो बना रहा है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, जैसे कि हमने ऊपर भी एग्जांपल पढ़ ली, गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिसीजन करने होते हैं, और इन डिसीजन में एक डिसीजन ये भी है कि गवर्नमेंट अगर एजुकेशनल, यानी कि गवर्नमेंट ने कोई गवर्नमेंट स्कूल बनाना है या गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है, अब गवर्नमेंट को चूज करना पड़ेगा इनमें से कोई एक चीज। अगर तो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है कि हमने स्कूल बनाना है, एजुकेशन सेक्टर ने गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है सर्विस, तो क्या होगा, उस स्कूल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, हॉस्पिटल। और इसी तरीके से चौथा हमारा इकोनॉमिक एजेंट है फॉरेन ट्रेडर्स। उनको भी चूज करना पड़ता है कि वो एक चीज़ को एक्सपोर्ट करे या दूसरी चीज़ को। उनके पास लाइक एक फॉरेन ट्रेडर है, वो एक्सपोर्ट करता है अपने चीज़ें बना के बाहर मुल्क भेजता है, ठीक है, तो अब उसके लिए जो है उसको चूज करना पड़ेगा कि वो एक चीज़ को भेजे या दूसरी चीज़ को। जो चीज़ वो नहीं बेच रहा होगा वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी उस चीज़ की जो वो भेज रहा है। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है चारों इकोनॉमिक एजेंट्स पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसको कहते हैं, क्योंकि ये कर्व की शेप दे रहा होता है लाइक दिस। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर हम अपना चैप्टर जो है वो वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड